हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। हम लोग इससे प्रीवियस वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो जस्ट लाइक अ प्लांट, एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो उसी तरीके का कंपोनेंट्स का होता है। जैसे हम लोग देखे थे कि प्लांट्स में भी फूड का, हार्मोन्स का, वाटर का, वेस्टेज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, और उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसमें कंडक्टिंग टिश्यू जो थे वो जाइलम और फ्लेम थे। उस तरीक़ा से जो एनिमल्स है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सारे इसी चीज़ का होगा। जैसे वाटर का होगा, गैसेस का होगा, मेनली उसमें एंजाइम का होगा, हार्मोन्स का होगा, नाइट्रोजनस वेस्टेज का होगा, और ये सारे चीज़ जो ट्रांसपोर्ट होगा मेनली हम लोग के बॉडीज़ में वो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? ब्लड से होगा। तो इसी का यदि आपसे डेफिनेशंस के फॉर्म में पूछा जाए कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल आप बताइए, तो आप नहीं बता सकते हैं कि जब किसी भी तरह के एनिमल बॉडीज़ में किसी भी तरह के कंपोनेंट्स का जो मूवमेंट हो एक ऑर्गेन पार्ट से दूसरे ऑर्गेन पार्ट्स की तरफ, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। तो उसी को हमने डेफिनेशंस के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है कि इन एनिमल बॉडीज़, किसी भी तरह के एनिमल बॉडीज़ में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, हार्मोन्स, एंजाइम्स, गैसेस, वाटर etc, मतलब बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स टेक प्लेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड। मतलब जो भी चीज़ हम लोग के बॉडीज़ के अंदर है जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में कोऑर्डिनेट हो, ट्रांसपोर्ट हो ब्लड के हेल्प से, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। अब जो बात आता है कि ब्लड क्या होता है, तो ब्लड आई होप हम लोग सब जानते हैं कि ब्लड जब भी टर्म्स आता है तो हम लोग के माइंड में आता है कि रेड कलर मीन्स दैट क्या फ्लूइडी सबस्टांस। तो जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक फ्लूइडी वाटरी सबस्टांस होता है जो हम लोग के बॉडीज़ के अंदर पाया जाता है, जो जिसका काम होता है हम लोग के बॉडीज़ के अंदर मेनली सारे कंपोनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है? कैरी करना है। तो उसी बात को यहाँ पे यदि ब्लड का डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे लिखे हैं इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कैरी ऑल कंपोनेंट्स फ्रॉम वन ऑर्गेन पार्ट टू अनदर ऑर्गेन पार्ट्स। यहाँ पे ऑल कंपोनेंट्स का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, जो हमने ऊपर लिख दिया है, जो सारे कंपोनेंट्स है जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, गैसेस, जो भी कंपोनेंट्स बच रहे वो सारे चीज़ जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो किसकी हेल्प से जाते हैं? ब्लड की हेल्प से जाते हैं। तो वो ब्लड का एक प्रॉपर सिंपल सा डेफिनेशंस है। अब हम लोग क्या करते हैं? ब्लड्स को ग्रुप वाइज में डिवाइड करते हैं। इसी से हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन राइज होता है कि ब्लड्स के इनसाइड से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिएगा ब्लड को हमने दो भाग में बांटा है, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब प्लाज्मा जो होता है यह ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। क्या होता है? लिक्विड पार्ट, मतलब ये वाटरी फॉर्म में रहता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये बॉडी के अंदर, आई मीन ब्लड के अंदर सॉलिड पार्टिकल में रहता है। सॉलिड पार्ट मतलब ये बॉडी इसका जो ब्लड हुआ वो दो पार्ट्स में है, एक तरफ है लिक्विड और दूसरा तरफ है सॉलिड। तो लिक्विड जो होगा वो क्या होगा? प्लाज्मा, और जो सॉलिड होगा वो फॉर्म्ड एलिमेंट होगा। अब जो है इसमें कंसंट्रेशन भी बहुत बार क्वेश्चन दे देता है कि प्लाज्मा का कंसंट्रेशन हम लोग के ब्लड में कितना होता है। तो आप याद रखिएगा कि यदि हम लोग का 100% ब्लड का अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसमें 55% जो ब्लड होगा वह प्लाज्मा को कंसिस्ट करेगा, और जो रिमेनिंग 45% ब्लड होगा वो फॉर्म्ड एलिमेंट को कंसिस्ट करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेनली जो प्लाज्मा है इसमें दो कंपोनेंट्स रहता है, एक होता है प्रोटीन, और प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन होता है प्लाज्मा में ये 6 to 8% होता है। क्लियर है? और रिमेनिंग परसेंट जो बच गया वो किसका होता है? वाटर का। तो वाटर का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कितना होगा? अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं 2 to 94%। मतलब कि जो ब्लड होते हैं उसमें प्लाज्मा में प्रोटीन जो होगा 6 to 8% रहेगा, वाटर जो रहेगा वो रिमेनिंग फॉर्म में 92 to 94% रहेगा। अब जो है प्रोटीन जो है प्लाज्मा में वो तीन तरह का है, एक फाइब्रोजन प्रोटीन है, दूसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, और तीसरा एल्बुलिन प्रोटीन है। फाइब्रोजन का प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? यदि एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रोजन प्रोटीन इन अ प्लाज्मा, तो इसका फंक्शन आपको लिखना है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रोजन प्रोटीन हेल्प करता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन का यदि कोई फंक्शन पूछता है तो इसका मेन फंक्शन है कि हम लोग के बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ को बनाने में हेल्प करता है। तो मतलब लिख सकते हैं किल्ड
किल्ड एंटीजर्म्स। एंटीजर्म्स को किल्ड करने में ग्लोबुलिन प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, या फिर इसको लिख सकते हैं हेल्प इन मेकिंग एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को बनाने में ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है प्लाज्मा का पार्ट, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और नेक्स्ट हम लोग का है एल्वेनिज्म। ये एल्बुमिन जो होता है ये हम लोग के बॉडीज़ के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ऑस्मोटिक करने का मतलब कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें लिख सकते हैं हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक मतलब होता है वाटर के कंसंट्रेशन को बॉडीज में क्या करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। अब हम लोग प्लाज्मा को खत्म करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें मेनली फॉर्म्ड एलिमेंट्स का 3 पार्ट्स होता है। फिर से पहला पार्ट होता है इरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट है हम लोग का थ्रोम्बोसाइट, जिसको प्लेटलेट के नाम से जाना जाता है। और थर्ड है हम लोग का ल्यूकोसाइट, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि हम लोग या आरबीसी का क्या फंक्शन है, तो आप बता सकते हैं कि जो इरिथ्रोसाइट है उसका मेन फंक्शन है हम लोग के बॉडीज के अंदर टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम lungs to other part of the human body। मतलब जो इरिथ्रोसाइट होते हैं उसका मेन फंक्शन होता है कि वो हम लोग के बॉडीज़ में मेनली क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरा जगह क्या करता है, कैरी करता है। तो पहले किसका काम होता है कि ये ऑक्सीजन सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जब ऑक्सीजन फूड से जुड़ता है तो आप सबको पता है कि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो उसके बाद क्या करेगा, ये फिर से आरबीसी क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके पूरा ऑर्गन पार्ट से किसको दे देगा, एल्विलाई को दे देगा। वो एल्विलाई लंग्स से फिर हम लोग के बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा, जिसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन यहाँ पे समझिएगा। थ्रोम्बोसाइट जो होता है यह हेल्प करता है, थ्रोम्बोसाइट जो है वह हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अब यहाँ पे थोड़ा बात आता है कि जो हम लोग का फाइब्रोजन था इसमें भी हमने लिखा है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, और थ्रोम्बोसाइट को भी में भी हमने लिखा है ब्लड क्लॉटिंग। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों एक दूसरे से मेनली कनेक्टेड फॉर्म में रहता है और दोनों एक दूसरे के फंक्शन को क्या करते रहता है, रेगुलेट करते रहता है, कंट्रोल करते रहता है। यहाँ पे बात है ब्लड क्लॉटिंग का मतलब तो जान ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्ट हम लोग का इंजर्ड हो गया, कोई पार्ट कट गया, तो उस पार्ट में मेनली हम लोग का ब्लड जो होता है मेनली फिर से क्या हो जाता है, क्लॉट कर जाता है, जिसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। जिसका मेन फंक्शन होता है जो हम लोग का ब्लीडिंग एक्सेस अमाउंट में जो ब्लड निकल रहा है बॉडी से उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो यहाँ पर आप समझिएगा थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का कोई बॉडी पार्ट है, क्लियर है, इस ब्लड कैपिलरी में क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब यह जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो इसमें जो ब्लड फ्लो करेगा वो ऑब्वियस सी बात है सारे कंपोनेंट जो होंगे वो ब्लड का फ्लो कर रहा होगा, जिसमें हम लोग का प्लाज्मा भी होंगे, प्लेटलेट भी होंगे, इरिथ्रोसाइट भी होंगे, ल्यूकोसाइट भी होंगे। ये सारे कंपोनेंट इसमें फ्लो कर रहे हैं। किसी कारणवश यहाँ का पार्ट जो है वह इंजर्ड हो गया, कट गया, होगा क्या कि यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट करेगा, ब्लड फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब मान लीजिए कि ये ब्लड जो है वो हम लोग देखते होंगे कि ये ब्लड का जो फ्लो होता है वो कुछ देर के बाद क्या होता है, ये रुक जाता है। अब ये रुकता क्यों, कैसे है, इसमें कौन कौन सा फैक्टर जो है वो पार्टिसिपेट करता है, ये समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ये जो है फाइब्रिनोजन जो यहाँ पे दिख रहा है, फाइब्रिनोजन जो है वह प्लाज्मा के अंदर डीएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, ठीक है। और ये जो फाइब्रिनोजन है ये कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। क्या चीज़ में, फाइब्रिन में। ये जो है मेनली फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और ये फाइब्रिन ही यहाँ पे एक फाइबर बनाता है,
एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, काफ़ी वाइटिश स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके हेल्प से क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड है वह क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। लेकिन यहाँ पे मेन बात समझना है, अभी तक ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा था? प्लाज्मा के अंदर हो रहा था। लेकिन जो फाइब्रिनोजन है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट होने के लिए दो कंपोनेंट्स का जरूरत है, और वो दो कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला कंपोनेंट है इसमें कैल्शियम आयन, और दूसरा है थ्रोम्बिन एंजाइम। दूसरा क्या है? थ्रोम्बिन एंजाइम। ये दोनों कंपोनेंट्स जो कैल्शियम और जो यहाँ पे दिख रहा है थ्रोम्बिन एंजाइम, ये दोनों कंपोनेंट्स किसके हेल्प से आएगा? वो मेनली आएगा थ्रोम्बोसाइट के हेल्प से। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है इसमें प्लेटलेट भी पार्टिसिपेट करता है और साथ ही साथ आपका प्लाज्मा भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो मेन रोल होता है वो किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन मेनली हेल्प करता है, तो आपको याद रखना है प्लेटलेट। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है कि क्या प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है, तो आपको बोलना है कि प्लाज्मा भी हेल्प करता है, उसका भी मेन रोल है क्या चीज़ में? ब्लड क्लॉटिंग में। लेकिन एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्लॉटिंग टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ, तो आपको यदि ऑप्शन में प्लाज्मा रहे, प्लेटलेट रहे, तब आपको प्लेटलेट मारना है। लेकिन यदि ऑप्शन में बोथ ए एंड बी रहे तो आपको बोथ ए एंड बी को क्या करना है? चूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे ब्लड के फर्स्ट फैक्टर प्लाज्मा को देख चुके हैं। सेकेंड फैक्टर में हम लोग का एरिथ्रोसाइट कंप्लीट हो गया होगा। एरिथ्रोसाइट में हम लोग क्या देखें कि ये जो होता है रेड कलर का होता है, ये मेनली जो होता है पिगमेंट जो होता है ये रेड कलर का होता है। और एरिथ्रोसाइट को हम लोग मेनली क्या कहा जाता है? इसको रिस्पिरेटरी पिगमेंट के भी नाम से जाना जाता है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट। रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहने का क्या मतलब है? रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहने का मतलब है कि यह मेनली है कि रिस्पिरेटरी गैस को कैरी करता है, जैसे CO2 और O2 को कैरी करता है। और पिगमेंट इसीलिए क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्लियर है? इसका लाइफ साइकिल जो होता है 120 डेज होता है। फिर हम लोग बात करते हैं, यह जो होता है एरिथ्रोसाइट नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट था थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का मेन फंक्शन था मेनली क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करने के लिए दो कंपोनेंट्स को रिलीज किया, कैल्शियम एंड थ्रोम्बिन एंजाइम। इस दोनों के हेल्प से हम लोग का फाइब्रोजन कन्वर्ट हुआ फाइब्रिन में, और जिसके कारण जो भी इंजर्ड पार्ट था वहाँ पे फाइब्रिन जो था एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और जिसके कारण वहाँ का ब्लड क्या करके हो गया? क्लॉट कर गया। तो हम लोग का यहाँ पे लास्ट जो पार्ट है ब्लड का वो बच रहा है लिकोसाइट। तो हम लोग देखते हैं लिकोसाइट को। अब हम लोग का थर्ड एंड लास्ट जो कंपोनेंट है ब्लड का वो है लिकोसाइट, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल के भी नाम से जानते हैं। लिकोसाइट को पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीनस एंड नॉन प्रोटीनस के बेसिस पे हम लोग क्या कर देते हैं? इसको दो भाग बांट देते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है इसका ग्रेनोसाइट प्रोटीनस पार्ट, एगेनोसाइट नॉन प्रोटीनस पार्ट। तो इसमें जो है सब डिवीजन है, जिसको आप यहाँ पे समझिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिकोसाइट को पहले कितना ग्रुप में बांटते हैं? दो ग्रुप में। पहले इसको कितना ग्रुप में बांटेंगे? दो ग्रुप में, जिसमें पहला इसका होगा ग्रेनोसाइट। पहला क्या होगा? ग्रेनोसाइट। दूसरा होगा एग्रेनोसाइट, एग्रेनोसाइट। अब यहाँ पे बात आता है कि जो ग्रेनोसाइट है उसका मतलब तो हम बता ही दिए, क्या होगा? प्रोटीनस। ग्रेनोसाइट मतलब प्रोटीनस होगा, आई मीन प्रोटीन्स हो गए इसमें। और जो एग्रेनोसाइट होगा वो नॉन प्रोटीन, मतलब जो इसके दो पार्ट्स है ग्रेनो एंड एग्रेनो, उसमें ग्रेनो का मतलब हुआ प्रोटीन्स, एग्रेनो का मतलब नॉन प्रोटीन। ग्रेनो को हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसका तीन भाग में इसको क्लासिफाइड कर देते हैं, जिसमें पहला इसका न्यूट्रोफाइल। पहला क्या है? न्यूट्रोफाइल। दूसरा इसका है बेसोफाइल, बेसोफाइल। और तीसरा जो है वो है इसका इशिनोफाइल। ये इसके तीन पार्ट्स हुए, किसके? ग्रेनोसाइट के। उसी तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग का एग्रेनोसाइट है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। इसके भी कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। और वो दो पार्ट्स क्या क्या हैं वो हम लोग को यहाँ पे समझना है। जो इसका पहला पार्ट है एग्रेनोसाइट का, इसका पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट होगा इसका आपका हो जाएगा मोनोसाइट, और दूसरा होगा लिम्फोसाइट।
मतलब अभी तक हम लोग लिकोसाइट को हम लोग पहले दो भाग बांटे, ग्रेनोसाइट, प्रोटीनस, एगेनोसाइट, नॉन प्रोटीनस। फिर से हमने इसको सब डिवाइड किया, न्यूट्रोफाइल, बेसोफाइल, इसिनोफाइल। फिर से हमने एगेनोसाइट को फिर से सब डिवाइड किया, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे बात समझना है कि किसका क्या फंक्शन है, हम लोग के डब्ल्यूबीसी के अंदर किसका क्या फंक्शन है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डब्ल्यूबीसी का ओवरऑल अगर फंक्शन पूछा जाए तो इसका एक ही फंक्शन होता है, किलिंग पैथोजन, प्रोवाइड इम्यूनिटी। मतलब किसी भी तरह के जो भी पैथोजन है, किसी भी तरह के अनवांटेड बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी तरह के डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म हम लोग के बॉडीज़ के अंदर चला जाता है तो उसको किल्ड करने का काम जो होता है वो मेनली किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। तो इसमें उसके अलावा भी इसका कुछ अलग फंक्शन है जिसको हम लोग को समझना है, जिसमें आप समझिएगा न्यूट्रोफाइल, न्यूट्रोफाइल प्लस मोनोसाइट। न्यूट्रोफाइल और मोनोसाइट का कंबाइंडली फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइट। क्या बोलते हैं, फैगोसाइट। फैगोसाइट का मतलब होता है इंगल्फ पैथोजन, इंगल्फ पैथोजन। ये पैथोजन क्या करता है, डायरेक्टली इंगल्फ कर जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी तरह के अनवांटेड तरह के बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह के डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म चले गए हम लोग के बॉडीज के अंदर तो उसको क्या करता है, डायरेक्टली निगल जाता है और हम लोग को डायरेक्ट इम्यूनिटी वगैरह क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। उसके बाद है हम लोग का बेसोफाइल। बेसोफाइल जो है वह दो तरह के कंपोनेंट्स को रिलीज करता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं हिस्टामाइन एंड हेपेराइन। ये मेनली क्या करता है, हम लोग के बॉडीज में एंटी क्लॉटिंग के नाम से जाना जाता है। हेपेराइन जो होता है वो क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है, एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग का मतलब होता है कि हम लोग के बॉडीज के ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने नहीं देता है। मतलब जब तक बॉडीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है मतलब उसमें क्या अवेलेबल है, हेपेराइन। और हेपेराइन का मेन फंक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉटिंग। मतलब ब्लड को प्रिवेंट करना है, क्या चीज़ से, जमने से, मतलब क्लॉट होने से क्या करना है, बचाना है। उसके बाद इसिनोफाइल जो है ये हम लोग के बॉडीज में एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। एलर्जिक रिएक्शन, जो हम लोग के बॉडीज में जो एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इसिनोफाइल। हम लोग का न्यूट्रोफाइल, मोनोसाइट, इसको हमने क्या बोला, फैगोसाइट। मतलब किसी भी तरह के पैथोजन को निगलना है और उसको इम्यूनिटी देना है डायरेक्ट। बेसोफाइल का दो कंपोनेंट हिस्टामाइन एंड हेपेराइन। हेपेराइन जो हुआ वो एंटी क्लॉटिंग है, ब्लड को ब्लड वेसल्स में जमने नहीं देता है। इसिनोफाइल जो है वह हम लोग के बॉडीज़ के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब जो है लास्ट वह है लिकोसाइट। लिकोसाइट जो है वह दो तरह के कंपोनेंट्स को बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट और दूसरा जो है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का कंबाइंडली फंक्शन यदि पूछा जाए तो इसका कंबाइंडली फंक्शन क्या होता है, इसका कंबाइंडली फंक्शन होता है किलिंग पैथोजन, किलिंग पैथोजन। ये हम लोग के बॉडीज के अंदर किसी भी तरह के पैथोजन को क्या करता है, किल्ड करता है और हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में क्या करता है, काम करता है। तो हम लोग ब्लड के सारे कंपोनेंट को डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम लोग ने पहले ब्लड को दो भाग में बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी एंड सॉलिड। मतलब लिक्विड करने का मतलब फ्लूइड जिसमें प्लाज्मा थे और सॉलिड में मेनली हम लोग का तीन था। पहला था इरिथ्रोसाइट, दूसरा था थ्रोम्बोसाइट और तीसरा था लिकोसाइट। फिर से हमने उसमें हम लोग उसका फंक्शन देखे। फिर हम लोग देखे कि प्लाज्मा के फिर से तीन कंपोनेंट्स थे प्रोटीन्स के फॉर्म में जिसमें ग्लोबुलिन्स थे, एल्बुलिन्स थे, उसके बाद फाइब्रिनोजन था। ये सारे कंपोनेंट्स थे जिसका अपना अपना फंक्शन था। उसके बाद हम लोग फिर से सारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को यहाँ पे देख चुके हैं। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आने वाला है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो क्या क्या चीज़ जो है ये सारे कंपोनेंट्स को कैरी करने का काम करेगा, वो सारा चीज़ यही सब करेगा। मतलब कि हम लोग का ब्लड जो है वही ह्यूमन बॉडीज़ में क्या होगा, सर्कुलेट हो रहा है और यही ब्लड जो है वो सारे कंपोनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेनली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमेशा
मैक्सिमम टाइम जो होता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।